गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर के मॉडल को समझने के बाद और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को समझने के बाद अब हमें डिस्कस करना है हाउ स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक, कि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में हमें किस तरह का दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन लाइट, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन लाइट से हम हाइड्रोजन लाइट को पास करते हैं थ्रू ए प्रिज्म। व्हेन ए हाइड्रोजन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म, दैट लाइट डिस्पर्स्ड, वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसमें हमें अलग अलग तरह से रेज मिलती हैं। लाइक है इट्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू वन and then so on. It's the second to one transition, means second shell to first transition. And we know that when electron jump from higher state to first state, that is always in the Lyman series, and Lyman series is always UV, ultraviolet region में आता है. Then it's from infinite to 2 and so on, then it's 3 to 2, means that when an electron jump from third shell to second shell, the region is visible region, means the photons are visible. These photons are visible to us in the form of color. So from here we get a separated line for each transition. So this spectrum is known as line spectrum, and spectrum has fixed value of energy, so that this is known as line spectrum. ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। बट दिस एटम इज ऑल्सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल। ये जो बोर का मॉडल था ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ दिस बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। सो व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल? So it hold only to the hydrogen atom or hydrogen like atom, means यह सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे दिखने वाले एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल था। मीन्स हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो ये मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए और उन्हीं स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो कुछ स्पीसीज हमें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे पास एक तो हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है। तो जब हम H यूज़ करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू 1 होगी। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई, और से एटॉमिक नंबर। देन फॉर एग्जांपल हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बट इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। लिथियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और एटॉमिक नंबर 3 हो गया। और बेरिलियम 3 प्लस Z की वैल्यू 4 हो चुकी है। सो मीन्स बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मीन्स दो स्पीसीज विच कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो जो हमने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे थे वो सब फॉर्मूला चेंज हो गया। जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट RN की वैल्यू क्या लिखी है हमने, 0.529 n स्क्वायर ओवर Z एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमें Z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन है तो 1 पुट करनी है, अगर हीलियम पॉजिटिव है तो 2 पुट करनी है, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो 3 पुट करनी है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव है तो 4 पुट करनी है, एंड सो ऑन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V is equal to 2.18 into 10 to the power 6 Z by N. Z is what? Z is the orbit. Sorry, Z is the atomic number and N is the orbit. So Z की वैल्यू जो हमें यहाँ लिखी हुई है उनमें से कुछ भी हो सकती है जो आपको गिवन हो, और N भी आपको दिया जाएगा कि किस पार्टिकुलर ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इट इज व्हाट, E is equal to -13.6 Z square over N square electron volt, and similarly the wave number is equal to R into 1 by NF square minus 1 by NI square into Z square सेंटीमीटर इनवर्स। तो बोर मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल हो पाता है, इसलिए हमें इन सभी फॉर्मूलाज में चेंज करना पड़ा। वी हैव टू पुट Z और Z स्क्वायर
so that if any other species which looks as a hydrogen atom is going to be participate to show its spectrum, then what is the modification we have to done in the formula? So we just have to add this n. Now we have, it's the de Broglie concept of dual nature of matter. What it means, देखिए यहाँ पर क्या था कि कुछ साइंटिस्ट जैसे कि न्यूटन और आइंस्टीन, ये जो कुछ साइंटिस्ट थे ये बोल रहे थे कि मैटर के पास सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर। जबकि कुछ साइंटिस्ट थे, ह्यूजन और यंग्स, ये बोलते थे कि मैटर के पास सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर होता है। मीन्स still there is not any perfect explanation that whether matter consists only particle nature or wave nature. Some scientists say that there is particle nature, other are saying that there is wave nature. So de Broglie आए, वहाँ पर de Broglie ने एक इक्वेशन लिखा, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, E is equal to h nu hc by lambda, energy of each photon according to Planck's theory. It implies that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नेचर। इनकी देखिए यहाँ पर अगर हमने लैम्डा का यूज़ किया हो, लैम्डा मीन्स वेव लेंथ, अगर हम वेव लेंथ की बात करते हैं, व्हाट इट मीन्स कि वहाँ पर जो रेडिएशंस है उनका सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है। सो इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नेचर बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दीज टू टर्म्स इम्प्लाइज ओनली फॉर वेव्स। तो ये दोनों टर्म्स सिर्फ और सिर्फ वेव के लिए ही एप्लीकेबल हो पाती हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कैन प्रोपेगेट थ्रू पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में भी प्रोपेगेट हो सकती है और वेव की फॉर्म में भी। सो हमारे पास दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी? Einstein states that E is equal to mc square and this equation is applicable for electromagnetic rays as all matters. आइंस्टीन ने बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये इस दुनिया में हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। सो बोथ प्लैंक्स और आइंस्टीन की इक्वेशन को अगर हम को रिलेट करें, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा एंड हेयर इज एम सी स्क्वायर। सो दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आ जाता है एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। सो दिस इज एम इज द मास ऑफ फोटोन, सी इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इट्स द मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं वहाँ पर मास है, वहाँ पर वेलोसिटी है, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर, हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। सो बिकॉज इन मोमेंटम देयर इज मास, so whenever we are talk about wavelength we always discuss about wave nature, whenever we are talking about momentum we are always talking about particle nature. So this is the equation, the de Broglie equation, p is equal to h by lambda or mc is equal to h by lambda. So this is the de Broglie equation and this equation tells the dual nature of matter. और यहाँ पर जो लैम्डा है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, दिस इज द पी इज द मोमेंटम, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज लैम्डा इज द मैटर वेव, लैम्डा सॉरी द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मीन्स दिस इज द de Broglie इक्वेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और यूनिवर्स। मीन्स ये इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ साथ सभी टाइप के मैटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है इस यूनिवर्स में, ठीक है। जैसे कि सपोज कोई भी हमारे पास एक हम क्रिकेट बॉल लेते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट बॉल को जैसे ही हमने फेंका तो वो अपने साथ दो नेचर लेके चलेगी। एक तो वो बॉल हमें जाती हुई दिखाई दे गई, उसके साथ साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, ठीक है। उस वेव को हम देख नहीं पाते बट वो क्रिकेट बॉल अपने साथ एक वेव जरूर लेकर चलती है, जनरेट कर देती है। तो उस वेव की वेवलेंथ को हम बोलते हैं de Broglie वेवलेंथ। मास, उस बॉल का मास क्या होगा, वेलोसिटी, उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। सो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस and Planck's constant is this.
So from de Broglie equation we know that mv is equal to h by lambda. So lambda is equal to h by mv. तो वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. सेम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, कैलकुलेट द वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ हमें निकालनी है, हमें h दिया गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट और m की वैल्यू दी गई है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. दिस इज हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10⁻25 जो हमें दिया गया है. तो ऑन सॉल्विंग हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगा, इट्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. सो नाउ अप्लाइंग द डी ब्रोगली इक्वेशन. सो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा. नाउ बोर के एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, सोमरफेल्ड. तो सोमरफेल्ड ने भी सेम बोर जैसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जो उसका रिजल्ट था, मीन्स द रिजल्ट ऑफ सोमरफेल्ड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ बोर. सेम एक्सपेरिमेंट था, बट सोमरफेल्ड ने हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप यूज किया था फॉर ऑब्जर्विंग द लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम. बोर ने क्या किया था? बोर ने माइट भी वो ऑब्जर्वेशन नेक्ड आई से की हों या एक सिंपल माइक्रोस्कोप से की हों, बट सोमरफेल्ड ने एक हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उस काम को करने के लिए. और वहाँ से सोमरफेल्ड ने एक नया टॉपिक, एक नया डिस्कवरी कर दिया, उसको हम बोल देते हैं द कंसेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट. पहले हम बोर का कंसेप्ट था ऑर्बिट के बेस पर, बट सोमरफेल्ड ने उसी के एक्सपेरिमेंट को जस्ट हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया और एक नया कंसेप्ट दे दिया, दैट इज सब ऑर्बिट. बोर के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि व्हेन द हाइड्रोजन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म इट डिस्पर्स्ड, कि फ्रॉम 3 to 2, फ्रॉम 4 to 2, फ्रॉम 5 to 2, फ्रॉम इनफाइनाइट to 2, this the all radiations are in visible region, and from 2 to 1, 3 to 1 and so on infinite to 1, this is in the ultraviolet region. So यहाँ पर क्या था? For one transition there is only one line observed, means from 3 to 2 we get only one line, from 4 to 2 we get only two lines, like this. But when Sommerfeld performed this experiment by using the high resolving power microscope, what he observed? He observed that when hydrogen light is passed through a prism, for 2 to 1 transition, instead of one light instead of one line there is two lines present, like here. Sommerfeld observed that instead of one line for 2 to 1 transition, there is actually two lines, but those two lines are very close to each other. वो दो लाइनें एक दूसरे के बहुत पास होंगी. For 3 to 1, according to Bohr, one line था, but actually 3 लाइन्स होती हैं. 4 to 1 के लिए भी एक्चुअली सोमरफेल्ड ने 4 लाइनें निकाली, बट उन चारों लाइनों का जो स्पेस था, जो डिस्टेंस था, वो अप्रोक्सीमेट सेम था, मीन्स उन सभी की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. तो देन समरफील्ड प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट, मीन्स एक्चुअली इन सेकंड ऑर्बिट देर इज 2 सब ऑर्बिट्स, इन थर्ड ऑर्बिट देर इज 3 सब ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट 4 सब ऑर्बिट. तो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग आ चुके. सो हेयर इज द शेप ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट या कहें कि फर्स्ट सब ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट होता है. सो द शेप ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज दिस, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्फेरिकल. सो इसका नाम सोमरफेल्ड ने दिया 1s. नाउ द शेप ऑफ सेकंड ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट की क्या शेप है? तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है. ये फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, ये वैसे का वैसे ही रहेगा. तो सेकंड के लिए हमने एक स्फेरिकल बना दिया और साथ में एक इलिप्टिकल पाथ बना दिया. सो जो स्फेरिकल था उसका नाम था 2s और जो इलिप्टिकल है उसका नाम है 2p, एंड दीज टू आर द सब ऑर्बिट्स. सेम सोमरफील्ड ने थर्ड ऑर्बिट लिया. थर्ड ऑर्बिट के लिए उसने क्या किया? देखो ये न्यूक्लियस है
फर्स्ट ऑर्बिट भी बीच में रहेगा, सेकंड ऑर्बिट भी बीच में रहेगा। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए उसने क्या किया, पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल का नाम 3s, उसके बाद एक इलिप्टिकल जिसका नाम 3p, एक और इलिप्टिकल जिसका नाम 3d। सो 1 स्फेरिकल 2 इलिप्टिकल। सिमिलर अगर मैं फोर्थ शेल की बात करता हूँ तो फोर्थ शेल में 4 सब ऑर्बिट्स बोले जाते हैं, 4 सब शेल बोले जाते हैं। तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे कि एक स्फेरिकल है और बाकी सभी के सभी इलिप्टिकल हैं। मींस इन द फोर्थ शेल ओनली 1 सब शेल इज स्फेरिकल एंड 3 आर द इलिप्टिकल्स। सो यहाँ पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे दिया, सोमरफेल्ड ने एनर्जी डायग्राम बताया कि इधर हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और ये हमारे पास है ऑर्बिट्स हैं, सब ऑर्बिट्स हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, दिस इज 1s। 2s और 2p दोनों की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है। 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है। 4s 4p 4d 4f इन सभी की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है। तो यहाँ जो s p d और f था, इसका क्या मतलब था, s फॉर शार्प, p फॉर प्रिंसिपल, d फॉर डिफ्यूज एंड f फॉर फंडामेंटल। तो एक्चुअली इन सभी के नाम सोमरफेल्ड ने प्रपोज्ड किए थे और सोमरफेल्ड ने ही सब ऑर्बिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था।